चलो हेडिंग लगा दो इंटीग्रल कैलकुलस। आज का जो हेडिंग है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस जो होता है ये डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस। तो इंटीग्रल कैलकुलस जो है हमारा ये दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिफिनिट कैलकुलस और एक होता है हमारा डिफिनिट कैलकुलस। डिफिनिट कैलकुलस इंडिफिनिट लिमिट में क्या होता है? इंडिफिनिट फंक्शन में इसमें हम लिमिट का यूज नहीं करते हैं। विदाउट यूजिंग लिमिट, इसमें हम कोई लिमिट का यूज नहीं करते हैं। यूज किसका करते हैं? तो इसमें एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो इंडिफिनिट कैलकुलस क्या होता है कि इसमें हम लिमिट का यूज नहीं करेंगे और इसमें हम किसका यूज करेंगे? कांस्टेंट का। और ठीक इसी तरीके से जो डिफिनिट लिमिट होता है कैलकुलस होता है इसमें हम यूज करेंगे लिमिट विदाउट यूजिंग कांस्टेंट। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपका दो तरीके का होता है। एक होता है इनडिफिनिट कैलकुलस और दूसरा होता है हमारा डिफिनिट कैलकुलस। तो इनडिफिनिट कैलकुलस में हम क्या करते हैं? लिमिट का यूज करते हैं, लेकिन इसमें हम इसमें लिमिट का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं? कांस्टेंट का। और डिफिनिट में हम यूज करते हैं लिमिट का, लेकिन इसमें कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस के दो तरीके के प्रकार। ठीक है, देखिए इंटीग्रल का मतलब क्या है कि यदि किसी का फंक्शन, आपको किसी फंक्शन का स्लोप पता है, ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करके उस फंक्शन को फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी फंक्शन का स्लोप दिया है, किसी भी फंक्शन का, तो फिर से इंटीग्रेशन का यूज करके उसी फंक्शन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। यही कहलाता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x और प्लस क्या है आपका 5 है। ठीक है, ये y किसका फंक्शन है? x का। तो ये हमारा y किस फंक्शन हो गया? x का। तो इसका अगर हम dy/dx करें तो d/dx और y की जगह रखेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 5। तो इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dy/dx। और यही होता है इस फंक्शन y का स्लोप। अगर आप dy/dx का मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। किसी भी फंक्शन को अगर किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसी को कहते हैं हम लोग स्लोप। तो जैसे यहाँ पे y फंक्शन था स्लोप का, तो इस y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? स्लोप। तो इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का आपको स्लोप पता है, y फंक्शन था इसका स्लोप पता हो गया हमको, तो इस स्लोप को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा? y फंक्शन। तो हमको y चाहिए, क्या चाहिए? y। तो अगर dy को हम चाहें तो लिख सकते हैं 6x प्लस 2 और यहाँ लिख देंगे हम लोग dx। सिंपल y अलग हो गया वेरिएबल और x वाला भी टर्म। तो अब यहाँ से हम लोग सिंपली क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट। तो dy का इंटीग्रेशन मैंने बताया था होता है y और इसको करेंगे इंटीग्रेट 6x dx। इसको भी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है,
प्लस और यहाँ लिख देते हैं 2dx। अब सबका इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा y और यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा और x के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें पावर एक ऐड होगा और जितना पावर ऊपर उतना पावर नीचे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आइए हो जाएगा 2 और dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x और ये आपका इनडिफिनिट है क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, तो एक हमारा आ जाएगा कांस्टेंट c। क्या हमने फिर से फंक्शन वही फाइंड कर लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2x और 5 क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपको किसी भी फंक्शन का स्लोप पता है और उसको जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आप फिर से फंक्शन स्लोप फाइंड कर लेंगे। ये मेथड होता है इंटीग्रेशन को यूज करने का। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, नोट करना है, ठीक है नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब इसी तरीके से कुछ इंटीग्रेशन के रूल हैं, कुछ फार्मूले हैं, उसको बता देते हैं। अगला है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए क्या है, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास पहला चीज़ है, अगर आप dx का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, किसका, dx का, तो dx का इंटीग्रेशन होगा आपका x, क्या होगा x, और इसमें कांस्टेंट हम लोग ऐड कर देंगे प्लस c। ये आपको क्या समझा रहा है कि यदि कोई इंटीग्रल है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा कोई भी इंटीग्रेशन यहाँ हो सकता है, तो अगर इस इंटीग्रेशन का अगर आप लेंगे x, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आप क्या रखेंगे कांस्टेंट c। ठीक है, अब इसी में आता है दूसरा आपका इंटीग्रेशन, अगर x के पावर n हो और dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, एक पावर ऐड करेंगे x n प्लस 1 और जितना ऊपर पावर है उसको ही नीचे ला देंगे n प्लस 1 और इसमें ऐड कर देंगे प्लस c। क्योंकि आप कहें लिमिट नहीं है, तो जब लिमिट नहीं है तो आप किसका यूज करेंगे, कांस्टेंट का। इस हिसाब से कौन सा कैलकुलस है, इनडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है, अगला आता है आपका, अगर मान लीजिए x के पावर -1 dx है, ठीक है, ध्यान दीजिए, x के पावर -1 क्या है, dx है। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है ये इन्वर्स किसका होता है, डिफरेंशिएशन का। तो अगर x के पावर -1 का इन्वर्स करेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए ज़रा, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx, लिख सकते हैं। तो ज़रा याद करिए, मैंने आपको बताया था कि d/dx और यहाँ पे अगर log x हो तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो क्या इस 1/x के इंटीग्रेशन को हम log x लिख सकते हैं, क्योंकि यही इन्वर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो जब आप log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/x आ रहा है, और इसी 1/x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करते क्या आ जाएगा आपका log x, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, हम देखिए यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हैं, dx/x, तो dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, याद रखिएगा। जब भी आपको कहीं dx/x इंटीग्रेशन दिखेगा तुरंत क्या लिख देंगे, log x, क्योंकि x के पावर -1 को लिखे हैं 1/x
और 1/x इंटीग्रेशन है तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x आ रहा था, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, क्योंकि दोनों इन्वर्स प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए आपको दे दे इंटीग्रेशन sin x और एक दे दे dx, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या था आपका cos था, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या था cos, तो अगर साइन का डिफ्रेंसिएशन cos था तो साइन cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन का जब इंटीग्रेशन cos था और डिफ्रेंशिएशन क्या था cos, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cos x, प्लस है तो क्या बन जाता था माइनस। और यही अगर आप देखें तो वहाँ पे cos x का डिफ्रेंशिएशन आ रहा था sin x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin x, क्योंकि cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन के। साइन का डिफ्रेंशिएशन cos तो इंटीग्रेशन माइनस cos x, और cos का इंटीग्रेशन माइनस cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन तो इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इस हम जो c है ये वाला, इस c को हम क्या कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया, मिटा देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ लिमिट कैसे यूज करना है आपको, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलो लिमिट का केस समझिए। जैसे लिमिट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट है तो वो 2 मीटर से चल के और मान लीजिए 20 मीटर तक गया है, 2 मीटर से चल के 20 मीटर। अगर x एक्सिस पे चल रहा है तो अगर x की वैल्यू 2 मीटर है और x की वैल्यू 2 मीटर से बढ़ के कहाँ पोजीशन चेंज कर दिया 20 मीटर तक, तो जो x की वैल्यू 2 मीटर होती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो लास्ट उसकी x की वैल्यू 20 है उसको क्या बोल देंगे अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और जो बाद में उसको अपर लिमिट। मतलब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, तो x की वैल्यू 2 से कहाँ तक लिमिट है 20 तक। अगर किसी ऑब्जेक्ट को y एक्सिस में भेजेंगे तो y मान लीजिए 2 मीटर y है और यहाँ से 2 मीटर से 20 मीटर तक गया है, तो y का आपका कितने का चेंज हुआ है 2 मीटर से 20 मीटर, तो आपका लिमिट अपर कितना था 2 मीटर और अपर हाइट 20 मीटर, लोअर 2 हो गया। ठीक, तो अगर यहाँ से देखें तो जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन है ये, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, क्या है अर्थ है, और यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके हैं y एक्सिस में, तो मान लेते हैं कि y यहाँ पे इनिशियली क्या रहा है 0, और यहाँ पे पहुँचने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो y में डिस्टेंस कवर किया है वो गया है 20 मीटर। कितना गया है, तो यहाँ पे जाके y की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मीटर। ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से 20 तक, तो 0 हो जाएगा आपका लोअर लिमिट और 20 हो जाएगा आपका अपर लिमिट। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन के केस में लिमिट रखना होगा तो यहाँ पे रखेंगे आप लोअर लिमिट, और इस कंडीशन में आप रखेंगे अपर लिमिट। क्या रखेंगे अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई dt। तो अगर हम dv को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं a dt,
लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेट हम करें इसको, ये आपका एक्सेलरेशन जो है किस फंक्शन का स्लोप है, वेलोसिटी का। तो क्या dv अपन dt को a लिख सकते हैं। तो इस वेलोसिटी फंक्शन का स्लोप एक्सेलरेशन अगर दिया है तो एक्सेलरेशन को अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करती है, यहाँ तक जाती है, ठीक है। तो जब टाइम 0 सेकेंड है, कितना है, उस समय पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक है। और जब t टाइम बाद मान लेते हैं टाइम t हो गया, उस समय पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी v डैश कितना हो गया, मानते v हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये dv है और एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो कहाँ ले लेंगे, लिमिट से बाहर, और यहाँ बचेगा हमारा dt, ठीक है। अब ये पूरा लिमिट किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे, और ये इंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे। तो ये जो टाइम जब 0 सेकेंड है, टाइम क्या है, तो ये अपर लिमिट है कि लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। तो इस लोअर लिमिट को रखेंगे यहाँ पे, और जब टाइम 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे अब लोअर लिमिट क्या रखेंगे, u। और जब टाइम t हो जा रहा है उस समय आपका अपर लिमिट कितना हो जाएगा, v। आए समझ में। तो जिस समय टाइम आपका 0 सेकेंड है उस समय पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u है, तो हो जाएगा लोअर लिमिट। और जब टाइम t है उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी भी है, इसको कहेंगे अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ मिटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार dv को इंटीग्रेट करेंगे। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। तो यहाँ लिखेंगे v और इसमें लिमिट रखेंगे एक बार अपर और एक बार रखेंगे लोअर, और ये हो जाएगा a। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। तो ये t रखेंगे और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से t, यही है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसी v के जगह पे एक बार रखेंगे अपर लिमिट। सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट। तो इसी v के जगह पे एक बार हो जाएगा अपर लिमिट v, और एक आ जाएगा फॉर्मूले में माइनस, और इसी v के जगह पे एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा v माइनस u, है समझ में। और एक्सेलरेशन ऐसे ही रहेगा a, और इसी t के जगह पे एक बार रखेंगे अपर लिमिट t, और माइनस इसी t के पर 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। आया समझ में। ये है लिमिट का खेल। यहाँ आपका अपर लिमिट था, ये था आपका लोअर लिमिट। तो इसी v के जगह पे एक बार रखेंगे अपर लिमिट और माइनस करेंगे, और इसी v के जगह पे एक बार रखेंगे लोअर लिमिट। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, एक बार रखेंगे अपर लिमिट t के जगह पे, तो t रहेगा, और एक बार लिखेंगे 0, तो 0 तो t माइनस 0। तो v माइनस यू इजकल टू ए टी, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी। आया समझ में। नोट कर लीजिए इसको थोड़ा। इस तरीके से ये जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया आपका। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कैलकुलस मेथड। क्या है, बाई कैलकुलस मेथड, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके हम काइनेमेटिक्स के 3 जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को इसके इस इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जरा देख लेते हैं इसी के हिसाब से। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारा s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझिए, ध्यान दीजिए, s इजकल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये हमारा एस एक्चुअल में क्या है, एस हमारा एक्चुअल में होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, अगर टाइम 0 है, कितना है 0 है, तो उस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। और मान लेते हैं कि जब टाइम t के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं, s हो जाता है, कितना हो जाता है s। तो आपको टाइम की लिमिट पता हो गई 0 से t और डिस्प्लेसमेंट का लिमिट पता हो गया 0 से s। तो ये s इजिकल टू यू टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? तो ये किस फंक्शन का स्लोप है, पोजीशन का ना। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए s को, तो इस s को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ क्या हो गया, दिक्कत है। ये डिस्प्लेसमेंट किस फंक्शन का स्लोप है, वेलोसिटी का। तो हमको s दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रख देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dv अपान में dt। तो ये आपका वेलोसिटी फंक्शन का स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहाँ देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट आपका किस फंक्शन का स्लोप है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, ds अपान में dt लिख सकते हैं। और इस ds को हम क्या लिख सकते हैं, v dt। अगर इस s पता है आपको और इसको टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ds अपान dt का स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो अगर ये ds अपान dt कर दें हम, यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जब वेलोसिटी को कांस्टेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, ये dt और ये हो जाएगा हमारा ds। अब देखिए v के जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी। तो यहाँ लिख देंगे u प्लस ए टी और ये हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, ये हमारा s फंक्शन था टाइम का। तो इसको रिस्पेक्ट टू टाइम के डिफ्रेंशिएट करके क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। और फिर ds हमको चाहिए, तो इस फंक्शन का स्लोप हमको पता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो फंक्शन है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। और इस फंक्शन का स्लोप क्या पता है, वेलोसिटी। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ds को ला के इधर, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। और v के जगह पे रखें फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी, ये हो जाएगा ds और ये हो जाएगा हमारा u dt प्लस ये हो जाएगा a कांस्टेंट बाहर, तो ये हो जाएगा t dt हो जाएगा। अब इस ds को लिख सकते हैं यस। ठीक है, लिमिट पहले रख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लिमिट क्या था, 0 से t। तो इस केस में आपका u बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा dt। तो लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से t और ये a है और ये 0 से t, ये हो जाएगा t dt और ये हो जाएगा लिमिट इसका कहाँ से कहाँ है, 0 से यस t यस। आ रहा समझ में। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन यस और ये हो जाएगा 0s इज इक्वल टू u। और ये एक बार रखेंगे dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो एक बार रखेंगे अपर लिमिट माइनस 2 स्टेप आगे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमको लगता है t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे एक बार अपर लिमिट s माइनस 0, ये हो जाएगा ut। इसको लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आया।
तो हमको यहाँ पे क्या था कि जैसे डिस्प्लेसमेंट यस दिया है, तो इसको जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो इस फंक्शन का स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी। और जब इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे और v की जगह क्या रख देंगे, u प्लस ए टी, तो आपको मिल जाएगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिठाएं, चलिए इसको नोट कर लीजिए और थर्ड इक्वेशन बताते हैं आपको, ठीक है। नोट करिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल मेथड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल मेथड। तो ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रल मेथड। बाय इंटीग्रल मेथड। देखिए क्या है, थर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। जरा इसको समझिए, आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। इस इक्वेशन में आपको कहीं टाइम दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर s को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन लाना है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करेंगे तभी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब हमको ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है जिसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट न करना पड़े, तब जाके मिलेगा ये। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमको तो एक ही चीज़ पता है कि एक्सेलरेशन इजकल टू होता है dv बाई dt, ठीक है। तो हमको क्या इस चीज़ को ऐसे लिख देते कोई दिक्कत हो, अगर dv अपान ds लिख दूं और इसी को मल्टीप्लाई कर दूं ds अपान dt से, क्या इस इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम, तो क्या इसको dv अपान ds और डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। टाइम हट गया तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। क्या इसको लिख सकते हैं, ए डी एस इज इक्वल टू वी डी भी। कोई दिक्कत? चलिए, ये हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो बाहर रखते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं डी एस का इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे वी डी भी का, ठीक है। अब देखिए, हमको ऐसे करना है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे हमको तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है जहाँ पे क्या ले ले, लिमिट। अब देखिए, अगर मान लीजिए पूरा फंक्शन किसका है, v का है इसकी टर्म और इधर किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर मान लेते हैं कि इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u है, क्या है, u, उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। इनिशियल स्पीड u पे पार्टिकल कहाँ रहता है, 0 पे। और जब इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s। हो गया। अब इसका देखिए, ये a बाहर चला गया, ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा 0 से s, और इसका हो जाएगा हमको लगता है v स्क्वायर बाई 2 और एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, u से कहाँ जाएगा, v। हो गया, समझ आ रहा है। ये हो जाएगा हमारा a और s माइनस 0, s की जगह पे एक बार अपर लिमिट तो s और माइनस 0 तो 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आपका 1/2 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और इस v स्क्वायर की जगह पे एक बार v रखेंगे तो v स्क्वायर ही रहेगा, माइनस एक बार u स्क्वायर बाई u स्क्वायर, क्योंकि 2 बाहर चला गया है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया।
इसको लिख सकते हैं ए एस इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2a इजकल टू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और इसी 2s को इसको लिख सकते हैं वी 2a प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही है आपका फाइनल रिजल्ट। इसको पहले स्टार्ट करने वाला ही समझना है आपको, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इजकल टू होता है dv/dt और हमको t हटाना है तो अब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लाना है तो dv/ds इंटू ds, जिससे डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल nth सेकेंड आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।